साहब लॉकडाउन से ऐसा हुआ, सब गरीब मर गए, जो कमाने खाने वाले थे, ठेला वाले, रिक्शा वाले, दुकान वाले, किसी को भी। अब तो देखिए फिर धीरे धीरे अपना हम लोग लगा कर झोपड़ी टूट गया, फिर बना के जी रहा है। ये लॉकडाउन से सारे लोग मर गए, एक नहीं मरे, जीव जंतु तक तरफ तरफ का मरा, उसको भोजन नहीं मिला। कुत्ता बिलाई खाए भोजन, अपने भोजन नहीं जुटा, कुत्ता कौन खिलाएगा भोजन, जानवर कौन भोजन देगा, गाय भाई सब बिलट के मर गया। लॉकडाउन ऐसा चीज़ हुआ नहीं। लॉकडाउन जरूरी कब था? लॉकडाउन का माने होता है कि उसकी व्यवस्था भी कर दी जाए। खाली लॉकडाउन कर लॉक हो जाओ तो खाने का उसकी व्यवस्था कुछ होना चाहिए था ना। जो इस तरह के लोग हैं जो कुछ नहीं हो सकता उनको, तो उनकी कोई व्यवस्था तो नहीं हुआ, नहीं लॉकडाउन खा लग गया। कुछ पैसा सरकार की ओर से मिला कि नहीं मिला ये मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मिला है, और किसी को मिला कि तो वो भी ग्रामीण लोग को मिला। जो शहर में मान लीजिए हम लोग सारे बच्चे से शहर में रहकर हम जी रहे हैं, तो हम लोग तो कुछ मिला नहीं। हम तो उसी पर गाड़ी पे थे, गाड़ी बंद, एक बैग बंद कर दिया गया, तो क्या मिला? न गाड़ी का कुछ मिला। गाड़ी तो हम बैठ के अपना यही रोजी रोटी किसी को अपना व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी ऐसे बहुत लोग हैं इस लॉकडाउन से मरे, इसका कोई व्यवस्था नहीं हुआ। लॉकडाउन खाली किया गया, पूरे भारत में लॉकडाउन गलत हुआ। लॉकडाउन हर राज्य किया तो कुछ व्यवस्था किया ना। आपके राज्य में कोई व्यवस्था हुआ? आपके यहाँ कोई व्यवस्था इसका नहीं। खाली मैं टीवी पर देखते थे कि इतना रुपया मिल रहा है, इतना अनाज मिल रहा है, बाकी अनाज कहाँ मिला? एक दाना नहीं मिला हम लोग को। ट्रक, बड़ा बड़ा ट्रक आया, कहाँ चला गया वो अनाज? कोई पूछिए दुकान वाले को मिला होगा? कोई झुकी झुपड़ी दुकान खोले हुए है, ब्रेड बेचा, बिस्किट बेचा, ठेला चाहे, उसको नहीं मिला है। वो किसको मिला? खाली 4 गो मुसहरी में जो लोग है उसको बुला दिए, दे दिया। वो लेने के लिए भर दिन जो अगर 150 कमाएंगे वो बंद कर जाएंगे तब ना 100 रुपये सामान लेंगे। इसलिए अपना हम कमाने लगता है, हम क्यों जाएंगे मांगने के लिए भी? अपना शरीर से मेहनत करेंगे। देने वाले सीताराम, सबको मुँह ऊपर आए वो तो आहार देगा वही। नीचे चाहे आप कितने तंत्र मंत्र लगा दो, वो कोरोना जाने वाला नहीं है। तंत्र मंत्र ऊपर वाले ही लगा के इसको ख़त्म करेंगे जब करेंगे तो। नीचे वाले कोई देश का आदमी लगा रहा है नहीं होगा। ये पाप का अत्याचार है। अगर कोरोना भगाना है तो पूरी दुनिया का ऐसे ही बंद कर दो, कोरोना भाग जाएगा इंडिया से। कोरोना भगाने के लिए पूरे इंडिया के ऐसे ही बंद करा दे एक बार, और देखें कि 8 दिन में कोरोना कहाँ चला जाता है। कोरोना गरीब से थोड़ा आया है, रिक्शा से थोड़ा आया है, जहाज से उड़ के कोरोना आया है इंडिया में, पैदल नहीं आया है। अब अभी आ रहा है तो उड़ी का आ रहा है, और हम लोग जाते हैं सेवा करने, हम लोग फंस जाते हैं। नहीं कोई चर्चा क्या करेगा? वो गरीब था ना, उसकी चर्चा क्या? गरीब का कहीं गिनती होता है? गरीब का कोई गिनती नहीं होता। जो गिनती होता है बड़े जात ही तो हुआ, एक बड़ा जात एक छोटा जात। तो छोटा जात तो कोई नहीं पूछता, सब बड़े जात की गिनती होता है। बहुत लोग मर रहे हैं कोरोना से, किसको नाम लिया जाता है? बाकी कोई विधायक मर जाता है, कोई MP मर जाता है, कोई गायक मर जाता है, तो उसका तुरंत देखिए पेपर में, मीडिया सब जाता है कि नहीं आता है। दर्द है कि अब जीवन भर भूलने की चीज़ नहीं हुई कि एक बार जीवन में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सारे इंडिया भूख मरा, और झूठों के मैक में बोला गया कि हाँ इनको भोजन दिया जाने को, भोजन नहीं मिला। हम लोग तो यहीं बैठे हुए बता रहे हैं, हम इतने विपद में थे कि 2 किलो चावल नहीं तो सब्जी दुकान खोलने के 5 हजार। नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आपने अभी पटना के सुनील कुमार को सुना, जिन्होंने पुष्यमित्र नाम के एक पत्रकार हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, समाज सेवी हैं, उनसे बातचीत की थी। बात बड़ी लंबी है और बिहार में जिस पोर्टल का रेफरेंस हमने दिया है उस पर उपलब्ध है। आप सुनेंगे तो इससे आप बिहार के आज को समझ सकेंगे। बिहार देश की तरह ही साफ साफ 2 हिस्से में है। ये कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि बिहार में ये हिस्से बहुत साफ हैं, उतने साफ देश के दूसरे हिस्सों में शायद ना हो। बिहार में ये हिस्से बहुत साफ है। बिहार 2 है, एक जो ऐतिहासिक तौर पर प्रिविलेज पाए हुए, बहुत सारे कारणों से, हज़ारों साल से बहुत सारे प्रिविलेज इस समाज में हैं, हर समाज में होते हैं, हमारे यहाँ विशेषकर हैं, उससे पाए हुआ एक समाज है, और जिसने आज के ज़माने की जो ज्ञान है उसका लाभ उठाकर और दूसरे कारणों से सफलता हासिल की है। एक वो हिस्सा है, और एक दूसरा हिस्सा है जो इस दौड़ में पीछे रह गया, और ज़िंदा रहने के लिए उसने वो जतन किए जो बहुत कठिन है, और जिनको करके सरवाइव करना बहुत कठिन है। तो उनकी जो जीवन की कठिनाइयाँ हैं, बिहार उनका बहुत ही सच्चा लेकिन बहुत निर्मम सैंपल पेश करता है। जिनसे बात हुई पुष्यमित्र जी की, तो ये जो सज्जन हैं, इनके पास ये ट्रांसपोर्ट का छोटा बिजनेस इनका था, 2 गाड़ियाँ थी इनके पास। लेकिन लॉकडाउन के समय एकदम से व्यापार बंद हुआ, गाड़ियों की किस्तें, कारोबार एकदम से बंद होना, और
दूसरे कोई काम के हाथ में न होना, आय का कोई साधन न होना, और जैसा आपने इनके साक्षात्कार में सुना कि सरकारी मदद, कथित मदद जो घोषणाएं हुई वो सचमुच में वहां नहीं पहुंची जहां के लिए वो थी, या जैसे दावे किए गए, तो नतीजा ये हुआ कि बहुत से लोगों के भुखमरी की नौबत आ गई थी। ऐसे में किसी छोटे मोटे ट्रांसपोर्टर के लिए जिसका सारा माल असबाब एकदम से स्टैंड स्टिल हो जाए, जिसकी किस्तें देनी हो, उसके लिए सर्वाइवल, रोज खाना जुटाना कितना मुश्किल है, वो सुनील कुमार व्यक्त कर रहे हैं। और बहुत ही शानदार और बहुत ही समझदारी से उन्होंने इसको व्यक्त किया। बिहार में यही एक बहुत बड़ी खासियत है। बिहार के गरीब के पास भी आज के दौर का सामाजिक स्वर है, गरीबी है, लेकिन उसको गरीबी की वजह भी काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता है, और उसमें उससे निपटने का एक जज्बा है जो बहुत सुंदर है। यही इसकी इस तकलीफ में सुंदरता का एक पक्ष नज़र आता है जो इस इंटरव्यू में है। तो आज से हम लोग बिहार के बारे में, मतलब मैं अपने कार्यक्रमों में अब बिहार के चुनावों को जगह दे रहा हूँ। मौका लगा तो मैं वहाँ जा रहा हूँ और फिर वहाँ से जो संभव हो सकेगा आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। आज कुछ पुरानी चुनाव की और इस चुनाव में जो कुछ हो रहा है उन सब बातों को थोड़ा सा करते हैं। तो थोड़ा सा अतीत पर नज़र डाल लें, और एक बहुत निकट के अतीत पर, यानी पिछले चुनाव पर। 2015 में जो चुनाव हुआ था, 2015 में आपके जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, ये और आज जो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है यानी राजद का बना हुआ महागठबंधन, तब भी एक महागठबंधन ही था जिसके हिस्से थे नीतीश कुमार जी, लेकिन आज वो एनडीए का हिस्सा है जिसको हरा कर वो मुख्यमंत्री तब बने थे। बीच राह में वो एनडीए में चले गए और आप सब लोगों को पता है कि उसकी वजह से सत्ता में हिस्सेदार राजद विपक्ष में चला गया। अब फिर मुकाबला आमने सामने है। इस बीच बहुत सारी परिघटनाएं देश में हुई। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत महाकाय राजनीतिक दल में बदली है। उसने अपने बहुत सारे वादे पूरे किए हैं जो वो समझती है कि देश के लिए सही है, जिसे बहुत सारे लोग समझते हैं कि देश के लिए घातक है। उसने कश्मीर में 370 को अपने हिसाब से, जैसा वो व्याख्या उसकी करती है, हटा दिया है। वो सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के पक्ष में फैसला आ गया है, वो मंदिर बनाने जा रही है, उसके लिए जो चीज़ें होनी है वो हमेशा होती रहती हैं। उस सब की घोषणा से उसका एक कह सकते हैं कि वादा पूरा हुआ है। उसके लोग जो उसमें बहुत सीनियर लोग थे, उनके खिलाफ एक मुकदमा, क्रिमिनल जो मुकदमा था, उसका भी फैसला आ चुका है, निचली अदालत से वो सब बरी हो गए। और 3 तलाक पर उसने जो सुप्रीम कोर्ट की राय थी उसको लेके एक कानून बना दिया है, और वो कह सकते हैं कि वो उनकी राजनीतिक जो जिस तरह की समाज की परिभाषा है, जैसे उनके लक्ष्य हैं, जो निहितार्थ हैं, उसकी ओर आप कह सकते हैं कि वो एक कदम है। और एक दो चीज़ें हैं जो उन्हें भविष्य में करनी है, हो सकता है वो अगले चुनाव के लिए रखी हो या किसी और चुनाव में आप पाएँ उनको कि वो कर रहे हैं, तो उनको आप देखेंगे ही, उन पर वो छोटी मोटी बहस चलाते रहते हैं। और देश में अप्रत्याशित तौर पर ध्रुवीकरण करने में जो समुदाय के आधार पर है वो काफ़ी सफल है, और पढ़े लिखे लोगों में उनकी ये सफलता बहुत ही मारक है, बहुत बड़े हिस्से में है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम कुछ पिछले आंकड़ों को देखते हुए चलें जब हम बिहार के चुनाव की बात कर रहे हैं। तो 2015 में अच्छा वोट पड़ा था, करीब 57% वोट पड़ा था। लालू जी की पार्टी और नीतीश जी की पार्टी दोनों 100-100 सीटें लड़ी थी। आज की जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जिनका बिहार में असर है भी और नहीं भी है, वो उनके साथ नहीं थी, वो अलग से लड़ रही थी। पप्पू यादव एक अलग मोर्चा हमेशा बनाए रहते हैं, कुछ उनका बन जाता है, पिछली बार भी था, अब की बार भी है। कुछ अक़लियतों की पार्टियां हैं जो मुसलमानों में काम करती हैं, MIM वगैरह, उनके भी कुछ मोर्चे बन जाते हैं, उस तरह के कुछ मोर्चे हैं। इस बार एक ख़ास बात ये हुई है कि एनडीए नाम की जो चीज़ है, जिसमें एक तरह से नीतीश कुमार आके शामिल हुए थे तो उसकी ताकत बढ़ी थी, लेकिन उसमें एक एलजेपी नाम की जो चीज़ है, जो रामविलास पासवान जिनकी अभी हाल में मृत्यु हो गई, उनकी जो पार्टी है, जो उनके बेटे चिराग पासवान चला रहे हैं, वो अलग से लड़ रही है। और वो बहुत सारी ऐसी सीटों पर ऐसे उम्मीदवारों के साथ लड़ रही है जो भारतीय जनता पार्टी के करीब समझे जाते थे, ज़्यादातर बड़ी जातियों में से हैं, समाज में आर्थिक रूप से बड़े लोग हैं, और ये सारे लोग उनके उम्मीदवार हैं, और वो नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये एक इस बार बड़ी भारी चर्चा का विषय है,
और ये ऐसे अनुमान आ रहे हैं। हालांकि जो पहले सर्वेक्षण हुए, जितने भी चुनाव पूर्व सर्वेक्षण, उनमें सब में एनडीए को सीधी विजय दिखाई गई। एक महीने पहले तक जिनसे भी मैं बात कर रहा था, जो बिहार के हैं, बिहार को जानते हैं, बिहार के बारे में पढ़ते लिखते बोलते रहते हैं, वे सब लोग इस राय के थे कि बिहार में एनडीए का इस बार कोई मुकाबला नहीं है और तेजस्वी यादव की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि वो मुकाबले में रह सकें। चूंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि राजद और जदयू, इनका जो मोर्चा था, इसमें इन्होंने 100-100 सीटें बांट ली थी अपने लड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मोर्चे में सबसे ज़्यादा 160 सीटें ले ली थी। बाकी उन्होंने मांझी वगैरह कई पार्टियों को मिला के अपना भी गठबंधन बनाया था एनडीए का। तो उन्होंने 160 सीटें लड़ी थी और करीब उनको 24.4% वोट मिले थे। और 100-100 सीटें लड़के जो लालू जी की पार्टी थी उसको 18.4% और नीतीश जी की पार्टी को 16.8% वोट मिले थे। अच्छा, पिछले अगर हम 3 चुनाव देखते हैं, 2010 भी देख लें, तो हम देख रहे हैं कि जदयू नाम की जो पार्टी है वो अपनी पिछली परिस्थिति से कुछ कम हो रही है बार बार। जैसे पिछली बार ही उसकी वैसे तो 71 सीटें आ गई, लेकिन उसके ठीक पहले उसके पास 115 सीटें थी। तो उसने ये 71 भी उसके पास राजद की मदद से आई। वो एक कोलैबोरेशन में थी राजद के साथ और दोनों का वोट काफ़ी हद तक एक दूसरे के करीब होता है। अब उसने फिर पाला बदला है और वो एनडीए में है। अब एक कठिनाई उसके लिए हो गई है तकनीकी कि पिछले चुनाव में उसने राजद के साथ अपने को रखा और उसका परफॉर्मेंस घटा। अब उसने एनडीए के साथ किया है और उसके लिए एक लोजपा नाम की चुनौती भी आ गई है। तो कुल मिला के इसमें जो समझ में आता है उसके लिए कठिनाइयाँ दूसरों से ज़्यादा है। प्लस एक एंटी इनकम्बेंसी का मामला है। 15 साल से नीतीश चाहे इस गठबंधन से चाहे उस गठबंधन से चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। तो एक जो भी गुस्सा बहुत सारे कारणों से हमारे यहाँ पैदा होता है किसी भी सरकार के खिलाफ, वो 3-3 बार एक ही चेहरा देखने पे वो फिर घनीभूत हो जाता है। तो कुछ चुनाव में तो ये फायदा करता है, लेकिन ज़्यादा चुनाव में फिर ये नुकसान करने लगता है। तो ये भी नुकसान अब जेडीयू के खिलाफ हमें नज़र आ रहा है। जो सर्वेक्षण आए और जो जिन चैनलों पर चले, अब पिछले हफ्ते में जब उनके संवाददाताओं को बिहार में जो फील्ड में गए हैं और वो कुछ जो जा रहे हैं, उनसे जो मैं बात कर रहा हूँ या उनके ट्विटर अकाउंट या सोशल मीडिया अकाउंट्स में उनको पढ़ रहा हूँ, उससे मैं पा रहा हूँ कि वो उस राय से जो उनके चैनलों पर चली कुछ हफ्तों पहले या महीने भर पहले कि एनडीए और उसका नीतीश कुमार का अलायंस जो है वो स्वीप करने जा रहा है बिहार को, अब वो ऐसा कहते नहीं मिलते। कुछ लोगों से जो सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं, मैं बात करता रहता हूँ। समस्तीपुर में मेरे एक संपर्क हैं, बेगूसराय में कई संपर्क हैं, अन्य जगहों पर भी कई मित्र हैं, पटना में बहुत सारे मित्र हैं। कुछ रेगुलर पत्रकारों को मैं फॉलो करता हूँ जो बिहार से हैं, कुछ स्थानीय अखबार में पढ़ता हूँ। तो उसमें सब में जो मैं निकाल पाया हूँ अभी तक, यहाँ बैठ के अगर मैं उसका आकलन करूँ, तो मुझे लगता है कि अब वो सब इस बात पर आ गए हैं जिस बात पर पिछले सर्वेक्षण चुनाव से ठीक पहले पहुँच गए थे। यानी उन्होंने कह दिया था कि कांटे का मुकाबला है। पहले वो कुछ और कह रहे थे पिछले बार भी, इस बार सर्वेक्षण में उन्होंने एक तरफा दे दिया था, लेकिन अब वो मुकाबले की बात कहने लगे। इस बीच तेजस्वी यादव की कुछ सभाएं हुई और वो सभाएं ऐसे इलाकों में हुई जो जिनको राजद पिछली बार नहीं जीता था। लेकिन उन सभाओं को देखने के बाद और उनकी रिपोर्टिंग के बाद जो रिपोर्ट्स हैं, वो कह सकते हैं कि एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। तो ये सूचनाएं हैं अभी हमारे पास अभी शुरू करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार अपने पिछले प्रदर्शन से वो भी नीचे गई थी। 2010 में उसके पास 91 सीटें थीं और पिछली बार वो 53 सीटें रह गई थी। ये और बात है कि बाद में वो मिल के नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने में सफल हो गए या वो सरकार में रहे, हिस्सा सरकार का उन्होंने लाभ लिया। तो बिहार में बीजेपी जो बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकी है, उसमें जो वोट शेयर है वो बहुत अधिक होगा, तो 27-28% हो सकता है और 91 सीट उसके पास थी। तो आप उसे इससे अधिक नहीं दे सकते, उसकी बहुत सारी सामाजिक सीमाएं हैं। वो किसी के साथ मिलना तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, बिहार की अपनी परिदृश्य में ऐसी ज़रूरत है। लेकिन वो जिसके साथ मिली है यानी जेडीयू,
क्या उसकी इस आकांक्षा को पूरा कर सकेगी? ये सवाल हमने कुछ लोगों से किए जो इस समय वहां फील्ड में है। हमारे लिए एक काम कर, एक तरह से सत्य हिंदी के साथ बातचीत, मेरे साथ खासकर बातचीत करने वाले एक स्वयंसेवी सर्वेक्षण संगठन के लोग हैं जो सेफोलॉजी पढ़ के सेफोलॉजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें बाहर चुनाव में मुझे मिलते हैं। पिछले चुनाव में तो काफ़ी अच्छा रहा और सत्य हिंदी के प्रोग्राम्स में भी आए थे। उनसे जो मेरी बात हुई, उनके हिसाब से तो खैर उन्हीं से सुनिए, हमने इसमें थोड़ा सा एक एडिटिंग की है, उनसे क्षमा मांगते हुए कि हम अभी जो संख्याएं वो बता रहे हैं उनको हम बीप कर दे रहे हैं, लेकिन हम ये रिकॉर्ड रखेंगे और जब ये चुनाव खत्म होगा तब हम आपको इस वीडियो को फिर सुनवाएंगे कि आज उन्होंने इस जो अभी पहले राउंड का वोट हो रहा है और इन जनरल अपने सर्वेक्षण में, अपने स्टाइल के, देसी स्टाइल के सर्वेक्षण में बिहार में क्या पाया है। इस बात से इस कार्यक्रम को मैं समेटना चाहूंगा। तो आइए उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। ये दो मित्र हैं, एक उनके मतलब उनकी सूचनाओं का संकलन करके और फिर उसकी रिपोर्ट पेश करते हैं। तो अग्रवाल साहब वो अभी आपको अपनी बात रखेंगे, और एक अभी फील्ड में थे, बहुत सारे जिलों का दौरा करके आज हमने उन्हें सासाराम में पकड़ा और कार में ही बैठ के उनसे बातचीत हुई। तो उन दोनों से बातचीत के अंश हम आपको इस अंत में, आज के इस कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं। तो सुनिए उससे, और उससे आपको एक फील मिलेगा कि बिहार में क्या हो रहा है। तो आप लोग इस समय बिहार में कितने दिनों से है आपकी टीम? भाई हमारी टीम एक बार तो लॉकडाउन के तुरंत बाद वहां गई थी, जी जुलाई के फर्स्ट वीक में। जी तभी से स्टार्टिंग कर दिया था काम। उससे पहले फोन पे लोगों से वैसे बातें कर रहे थे, यहाँ से जो मजदूर अपने इधर थे उनसे भी बातें कर रहे थे जी कि वो क्या कहते हैं। तो जी, लोगों की राय जानना जरूरी था कि लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक बात। और खूब सारे लोगों की राय जानी है, यहाँ के जितने मजदूर थे मजदूरों की राय जानी है। हम्म और अपने दिल्ली साइड में भी लोग भेजे थे, दिल्ली से जब लोग पलायन कर रहे थे तब भी लोगों की राय जान रहे थे। हम्म, तो बहुत से डाटे इकट्ठा किए हैं। जी। लेकिन अभी अभी इस समय, मौजूदा समय में करंट आपकी कोई टीम में से कौन कौन लोग और कहाँ कहाँ हैं बिहार, और भाई कितने मेरे लोग? टीम में से कुछ लोग गए हुए हैं, मोहन जी गए हैं, वो तो आज पटना में है। जी और दूसरा बंदा अभी सामने आने वाला है, वो कहाँ है उसका पता लग जाएगा अपने को। और एक टीम अपनी इधर तीसरे चरण की साइड, जो अपना किशनगंज है उस साइड में है। अच्छा, तो आपकी इधर आ, रेगुलर रेगुलर उनसे बात हो रही है, तो उनके रे, उनका आउटपुट क्या है आपके पास? रेगुलर बात हो रही है। फर्स्ट चरण में 71 सीटें पे हम्म इलेक्शन होगा हम्म, 28 तारीख को। जी उस उस इलेक्शन में लालू प्रसाद यादव के पहले 27 सीटें आई थी, अच्छा, पिछले चुनाव में? पिछले चुनाव में। जी, मेरे को लगता नहीं है कि उससे कुछ कम होगी, अच्छा, मतलब उसको रिपीट कर बढ़ेगी। सकते हैं, पिछली परफॉर्मेंस को रिपीट कर सकते हैं। हाँ, रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। कांग्रेस कांग्रेस 7 पे थी, उसमें हम्म, भी एक सीट बढ़ सकती है, कम होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है। और उस सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि सीपीएम लड़ाई में 4 सीटें ला रही है पहले चरण में। लेफ्ट पार्टी 4 सीटें ला रही हैं? पहले चरण में 4 सीटें ला रही है सीपीएम। सीपीएम या सीपीआई एमएल है वहां बड़ी पार्टी? वो हाँ, वो एक ही बात होगी ना। हाँ हाँ, वो ठीक है, ठीक, मतलब लेफ्ट पूरा आप ले रहे हैं। इन हाँ, लेफ्ट 4 सीटें ला रही है। तो इनके पास पहले एक भी सीट नहीं थी क्या पिछले वाले में? नहीं नहीं नहीं, 71 में इनके पास नहीं थी सीट? नहीं थी। 4 सीटें लेके आ रहे हैं ये लोग। अच्छा, अच्छा, एक बात और बता देता हूँ। जी 2 सीट की लड़ाई मांझी 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 साहब भी लड़ रहे हैं, 2 सीट लेके आ रहे हैं, 3 भी हो सकती है। अच्छा, 2 सीट मांझी साहब भी लड़ रहे हैं, 3 भी हो सकती है, अच्छा ठीक है। हाँ। ये आपने अच्छा और डेवलप। 2 निर्दलीय आ रहे हैं इसमें। 2 निर्दलीय आ रहे हैं, हाँ। ठीक। और कांग्रेस हो गई 7 से 8, 7-8 ही सीट आ रही है इसकी अपने जेडीयू की, नीतीश बाबू की। नीतीश बाबू की कितनी थी? 7-8 सीटें। नहीं नहीं, पहले कितनी थी?
पहले वाला आकलन लग नहीं सकता, क्योंकि पहले तो ये लालू से गठबंधन में लड़े थे उस समय, हाँ, तभी लेकिन 103 सीटों पे चुनाव लड़ा। लेकिन इन 71 में से कितनी सीटें जीते थे ये लोग पिछली बार? वो आकलन नहीं लग सकता ना, अब वो आकलन लगेगा नहीं। अच्छा, क्योंकि वो अब गठबंधन बीजेपी के साथ है, उस समय लालू के साथ था। तो अब बीजेपी कितना लेके आ रही है इसमें से 71 में से आपके हिसाब से? 15 सीटें मैक्सिमम है। 15 सीटें बीजेपी की मैक्सिमम आपके हिसाब से 71 में। तो एलजेपी की जो जनरल सीटों पे एलजेपी ने जहां चुनाव लड़ा है, जी और जहां जनरल उम्मीदवार आ गया, जी। वहां ये जेडीयू को खा गई। अच्छा अच्छा सीधा सीधा नुकसान देखने को मिल रहा है अच्छा। कि जेडीयू को बहुत बुरी तरह नुकसान किया है चिराग पासवान ने। ठीक है, कहाँ हैं आप इस समय? अभी हम सासाराम में है। सासाराम में है। कितने दिन से हैं आप बिहार में? हम अभी तो 15 दिन से हैं। अच्छा, तो कहाँ कहाँ गए आप? पूरा बिहार ही लगभग घूम ही लिया हमने। अच्छा, क्या आपका हंच क्या कह रहा है? दिल्ली में आपके साथ हम लोगों ने भी काम किया था, आप लोगों ने भी किया था, हम लोगों की बात आसपास ही थी और नतीजे भी वैसे ही आए थे। और वहां भी कपिल साहब थे हमारे साथ डिबेट में, चुनाव से पहले भी बाद में भी। तो बिहार में क्या लग रहा है आपको? बिहार में पासवान जी के अलग होने के बाद उसके बाद में सारा माहौल चेंज हो गया। अभी जो लालू जी यादव वाली जो पार्टी है जी गठबंधन में, जी। उनकी 125-135 सीट के लगभग आने की संभावना है। 125-135 हाँ बहुत जी। बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अभी आज की तारीख में अभी नहीं, पहले चरण का चुनाव होना है, वोट पड़ना है मतलब। हाँ तो ये बात हाँ, यहाँ बहुत पे पूरा माहौल चेंज हो गया। अच्छा। बेरोजगारी का मुद्दा और 15 साल की एंटी इनकन्वीनियंस की वजह से सब कुछ चेंज हो गया यहाँ पे। अच्छा अच्छा। जो सामाजिक, अभी हम और लोग बात कर रहे थे कपिल जी से कि वहाँ सामाजिक विभाजन बहुत है, जातियों में बहुत विभाजन है, धार्मिक विभाजन भी है। तो हाँ उसका हाँ, बिहार पे बहुत चर्चा भी होती है। तो सब जगह, आपके राजस्थान में भी कोई कम नहीं है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं उसमें, कौन कौन से समाज के हिस्से हैं जो बीजेपी गठबंधन की ओर या नीतीश गठबंधन की ओर है, और समाज के कौन से हिस्से इन लोगों भाई के साथ? समाज के हर जगह बार कितने साल बाद बड़ा इतिहास हमेशा बनता बिगड़ता रहता है। कभी कभी ऐसा सिस्टम होता है कि जातिवाद ये सब भूल जाते हैं। अच्छा, तो क्या आपको लग रहा है अब की बार जाति माहौल जाति एक मिनट में बोलूंगा। हर एक चीजें हर बार लागू नहीं होती। कुछ चीजें सब भूल के एक हो जाते हैं। वही चीज अब की बार हो रही है। जातिवाद सब भूल गए। अच्छा एक अच्छा मिनट में अच्छा। बोलूंगा, एक मिनट में बोलूंगा। हाँ हाँ, कपिल बोल लीजिए, कपिल बोल लीजिए, कपिल को बोल लेने दीजिए। बात बात ये है सर, जातिवाद तो रहेगा ही, जी पर जैसे तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, जी तो वो 10 लाख नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो बाद की बात है, जी। बट युवाओं में उसका असर देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये और सुशांत सिंह फैक्टर कितना है? क्योंकि सुशांत सिंह को लेके टीवी चैनलों ने पिछले 3 महीने पूरे देश में बहुत माहौल बनाया था, सोशल मीडिया पे भी बहुत था। बिहार से ही वो लड़का था। इसका असर कुछ आपको दिखा फील्ड में, भाई चाहर साहब? हाँ जी सर। हाँ, तो आपको सुशांत सिंह वाला मामला कुछ नजर आ रहा है फील्ड में? नहीं नहीं, सुशांत सिंह जी को कोई मामला नजर नहीं आ रहा। वो सब पीछे हट गया। उसमें कोई मतलब ही नहीं है। सब बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। सुशांत जी बोल रहे हो हमें उसे बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है। अच्छा, हाँ हाँ, क्या वोट पे रिपोर्ट आ गई, वो उसमें क्या हुआ था हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जी 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 जी। हम 5 तारीख तक वहीं रहने वाले हैं, 5 नवंबर तक। अच्छा, ये जो हिंदू मुसलमान का जो बंटवारा होता है बिहार में, एक बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की भी है, और मुसलमानों की अपनी भी बहुत सी पार्टियां हैं। हैदराबाद वाली पार्टी भी वहां मैदान में है। ये लोग कितना प्रभाव डाल रहे हैं? क्या इस तरह से ये लोग भी तो वोट काटने में, और कई जगह इनका प्रभाव भी है, उसका असर कहाँ देखा आपने? नहीं, हाँ वो प्रभाव तो था, लेकिन वो ये सोच के वोट दे रहे हैं, बोले हम वोट कटवा को वोट नहीं देंगे, हम एक तरफा वोट देंगे, सब लालू जी की पार्टी को वोट देंगे अच्छा, गठबंधन ऐसा को। सर ऐसा आपने फील किया? मैं बोलूंगा सर। हाँ कपिल बोलो। ये क्या है सर, हमने वहाँ मतलब जो झारखंड में इलेक्शन हुआ था ना, जी
वहां भी ओवैसी ने चुनाव लड़ा था। जी तो अपने जो मुस्लिम हैं जी वो बहुत समझदार होते हैं। जी तो वो वोट डालते समय वोट वहीं डालते हैं जहां उनको डालना है। जी पब्लिकली वो कुछ भी बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात का। जी 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 और वोट कट नहीं रहे हैं। लास्ट चरण में ये जो मुस्लिम प्रभावित सीटें हैं उनका चुनाव है थर्ड फेज में। ठीक तो थर्ड फेज का चुनाव में तो मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी के ज्यादा नुकसान होगा। ठीक अभी तो जो नुकसान है वो ये मान लीजिए इस चरण में 4-5 सीटों का है बीजेपी के, जेडीयू के, अच्छा मतलब 7 सीटों का नुकसान है। ठीक और लास्ट चरण में जहाँ पहुंचेंगे ना, उस चरण में 10 सीटों का नुकसान हो जाएगा। ठीक आज की डेट में 53 तो बीजेपी के पास है सीटें जो हाँ लास्ट टाइम थी, ठीक और 70 के आसपास नीतीश बाबू के पास थी। 123 सीटें इनके पास थी। ठीक तो कम से कम भी ये मान लीजिए नीतीश बाबू तो रह जाएंगे 30 से नीचे। क्यों भाई, तो भी 4 साल से आइडिया बड़ी बात कह रहे हैं कपिल, आप क्या कह रहे हैं? कपिल कह रहे हैं 30 से नीचे रह जाएंगे नीतीश बाबू, क्या आपको कुछ लगता है ऐसा? हाँ, ऐसा ही कुछ लग रहा है। ये त्रिकोणीय के मुकाबला के अंदर पासवान जी, इनकी नीतीश कुमार जी की पार्टी पीछे रह जाएगी। अच्छा अच्छा पासवान जी की कम से कम 20 सीटें आ सकती है इनकी, अच्छा क्योंकि बीजेपी के जिनकी टिकट नहीं मिली थी ना, वो जी सब पासवान की पार्टी से लड़ रहे हैं। अच्छा 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 तो इसी वजह से उनका माहौल क्या है, वोट परसेंट कम हो गया उनका, सब इधर घूम के आ गया, मतलब पासवान जी की पार्टी में आ गया। अच्छा 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 इसी वजह से वो अच्छा तीसरे नंबर पे चले गए। लड़ाई इनमें नीति इनमें पासवान जी की पार्टी में, एलजेपी में और आरजेडी में हो गई। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।